तो फटाफट से जुड़े आप लोग, ऑडियो वीडियो की क्वालिटी बता दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। आप सब चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं और वहां पे जैसे ही क्लास मतलब स्टार्ट होना आप शेयर कर दिया करें, ठीक है। हाँ जी, तो ऑडियो वीडियो की क्वालिटी बता दो मुझे जल्दी से। कल हम लोग ये कर रहे थे, क्लास 10th फिजिक्स कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा कुछ पढ़ रखा था। कुछ बच्चे कमेंट करके मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर आप नोट्स नहीं बनवाओगे। देखो बच्चे, नोट्स तो आपको खुद से ही बनाने होंगे। जो मैं बोलता हूं आप उसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे नहीं लिख पाओ, इट्स ओके, लेकिन बाद में इसके बाद तो देख सकते हैं ना उस वीडियो को, फिर बड़े आराम से आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा आप समय दीजिए, बना बनाया नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। हम्म, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं, सही है। तो कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख रखी थी, आज हम लोग उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझे कमेंट करके एक और बात कि सर आज आप क्या पढ़ाओगे। तो बच्चे एक बात आप लोग ध्यान से सुन लो, मैं जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना वो ऐसे पढ़ाऊंगा कि एक चैप्टर कोई भी चीज स्टार्ट करूंगा तो पहले एक चैप्टर पढ़ा दूंगा, उसके बाद ही कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाऊंगा, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स उठाया है तो पहले हम उसको एक चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वो पढ़ा था। प्रतिबिंब के प्रकार पढ़े थे। प्रतिबिंब का डेफिनेशन थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही हो, इट्स ओके। जब हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे ना वहां पे डेफिनेशन एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो अगला जो हमारे सामने टॉपिक है वो है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो आप लोग हेडिंग डालना कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, तो ये कैसे होता है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण धर्म होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो देखिए हमने क्या किया, ये एक दर्पण ले लिया। पहले तो ये कांच का सीधा सीधा टुकड़ा है, एक साइड से कलर कर दिया तो अब ये दर्पण बन गया। समतल इसलिए क्योंकि एकदम ये प्लेन है, ठीक है। ये ना तो अंदर धंसा हुआ है ना ही बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ना मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज ऐसी रखी हुई है जिसका फोटो हमें बनाना है। तो कोई भी चीज रहे उससे प्रकाश तो निकलेगा ही। आप लोग कहोगे कि सर अगर हम यहाँ पे इस पेन को रख देंगे तो इसका प्रकाश कैसे निकलेगा। तो इसका प्रकाश ऐसे निकलेगा ना कि लाइट इस पे पड़ रही है तो वो वाली लाइट इसमें से निकलेगी, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो यहाँ पे कोई वस्तु है, हमें इसका प्रतिबिंब देखना है। तो इसमें से ना बहुत सारी लाइट निकल रही है बच्चे, बहुत सारी, इस तरीके से ऐसे करोड़ों लाइट्स निकल रहे हैं, मतलब प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, है ना। बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो कोई भी दो किरण आपको पकड़ लेना है और उन दो किरणों की सहायता से हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण कर देंगे। तो मैं इसको ऐसे मिटा देता हूं, ठीक है। और यहां पर से जो बहुत सी किरणें निकल रही है ना उसी में से एक किरण को लेते हैं जो कि ऐसे जा रही है, जा ही रही होगी, एक किरण ऐसे भी जा रही होगी, यहां पे पड़ी। तो ये वाला बिंदु क्या हो गया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हो गया तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अभिलंब खींच देंगे। आपतन बिंदु से डाला गया लंब क्या होता है, अभिलंब होता है। जितना डिग्री का कोण बना के आया है, परावर्तन का नियम क्या कहता है, उतना ही डिग्री का कोण बना के ये क्या होगा, वापस चला जाएगा। ये देखिए ये परावर्तित हो गया, ठीक है बच्चों। इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए बनाया था। अब आपको एक किरण और चाहिए तो वो वाला किरण आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए कि वो किरण कैसा लिया जिसके बारे में जानकारी हो। हम लोगों ने पढ़ा था कि समतल दर्पण पर अगर कोई किरण दर्पण के लंबवत आती है, देखो इस तरीके से, ये एक और किरण, ढेर सारी किरण इसमें से ऐसे निकल रही है ना, तो एक किरण ऐसे सीधा नीचे भी आ रही होगी, तो हमने वही वाला किरण को ले लिया, ठीक। तो ऐसे आई, हम लोगों ने देखा था कि अगर लंबवत कोई किरण आती है तो जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो ये वाली किरण इस तरीके से क्या हो गई, वापस लौट गई। ये है हमारा वस्तु
हो। ठीक, अब देखो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जहां पे ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करेगी वही वाला बिंदु क्या कहलाएगा, इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। अब आप ही लोग बताओ कि ये वाला जो किरण है और ये वाला जो किरण है, क्या कहीं पे भी एक दूसरे को कट करेगी, इसका कोई संभावना है? जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इसके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो इसके कटने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में इसे ना हम ऐसे पीछे अपने सीध में बढ़ाते हैं। अपने सीध में हम कल्पना करते हैं कि अगर ये वाली किरण यहां से मतलब दर्पण से ना आकर के अगर दर्पण के पीछे से आ रही होती तो कहां से आ रही होती, है ना, ऐसा हम कल्पना करते हैं और इसको भी अपने सीध में इस तरीके से पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, अब जहां पे भी ये कट हुआ यही वाला ये जो बिंदु है ना, कहते हैं कि इस बिंदु का ये प्रतिबिंब है। ये O है तो ये क्या है, I है। बात समझ में आया? तो देखो अगर कोई इंसान यहां पे अपनी आंख को रख करके इसे देखे, इस आती हुई किरण को देखे बच्चों यहां से, तो उसे क्या लगेगा, इस देखने वाले बंदे को क्या लगेगा कि ये जो फोटो, इसका जो फोटो यहाँ पे बना हुआ है उसको ऐसा लगेगा ना कि जैसे कि ये जो किरण आ रही है उसकी आंखों पे पड़ रही है, वो कहां से आ रही है, यहां से आ रही है ना। तो यही तो मैं कह रहा था कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेगी वही प्रतिबिंब होगा, या तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी इस देखने वाली आंख को क्या लगेगा कि ये जो किरण है वो कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। किसका भाई, तो इस बिंदु का। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये होता है प्रतिबिंब का निर्माण। एक बार और समझा दें, चलिए ठीक है एक बार और समझा देते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश भी करनी है, ठीक है बच्चों। हाँ, ऐसे नहीं कि बस मुंह खोल के बोल दिया समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मेरा एक सजेशन है बहुत प्यारा सा, आप यहां से बाहर चले जाएं, समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं बस ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर पढ़ने आए हो तो गारंटी रहा कि समझ जाओगे, और अगर पढ़ने की नीयत से नहीं आए हो तो कोई समझा नहीं पाएगा। देखो एक बार फिर से करता हूं, देखो ये रहा दर्पण, समतल दर्पण है, हमें एक वस्तु दिया हुआ है, ये वस्तु है, ठीक, यहां पे रखा हुआ, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो एक किरण हमने ऐसे लिया, बहुत सी किरणें निकल रही हैं, तो एक किरण ऐसे लिया, दर्पण पे पड़ा, तो परावर्तन के बाद इस तरीके से ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ठीक, हाँ, ऐसे परावर्तित हो गया। एक किरण हमने ये लिया जो कि क्या है भाई, तो एकदम ऐसे है, दर्पण पे जाके लंबवत पड़ रहा है। तो हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि लंबवत पड़ने वाली किरण जिस रास्ते से आती है उसी से वापस लौट जाती है। तो ये किरण और ये किरण के आपस में कटने के कोई चांस नहीं है। जब चांस नहीं रहे तो हम लोग पीछे दर्पण के पीछे अपने सीध में इसे बढ़ाते हैं और इसे भी बढ़ाते हैं। ये देखो जहां पे ये कट कर रहा है ना, वही वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, इस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। सही है, कोई तरह की दिक्कत? ठीक है ना बच्चों? ओके, अब देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं बताएं, उसकी क्या किरण, विशेषताएं बताएं। तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं भाई, सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा, यहां पे जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वास्तविक बना है या काल्पनिक बना है? तो हमने कल्पना किया है कि ये वाली किरण ऐसे पीछे जा रही होगी, दर्पण के पीछे थोड़े ना किरण जाएगी, है ना, ये तो हमने कल्पना किया है। यानी कि जो इसकी विशेषताएं होंगी उसमें से सबसे पहली विशेषता क्या होगी भाई, विशेषताएं, समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। दूसरी विशेषता क्या है, दर्पण के उतने ही पीछे बनता है, उतनी ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे हो, दर्पण के आगे हो, मतलब वस्तु जितना दूर रहेगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला दूरी और यहां से ये वाला दूरी लगभग दोनों बराबर है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी बराबर होगा किसके, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है बच्चों,
वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, बराबर होगा। वस्तु दूरी किसे कहते हैं, तो दर्पण से जहां पे वस्तु रखा हुआ है उसे कहते हैं वस्तु की दूरी, और दर्पण से जहां पे प्रतिबिंब बना है वो वाली दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत? अच्छा, एक और चीज होता है बच्चों, यहां पे प्रतिबिंब जो होता है ना वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब जो है वो क्या बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, ये पार्श्विक रूप से उल्टा का क्या मतलब है भाई, कोई मुझे बताएगा पार्श्विक रूप से उल्टा का क्या मतलब होता है? हम्म, और वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब जो है वो क्या है, सीधा है। इतने सारे गुण हैं। जैसे मैं अगर समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरा फोटो बनेगा दर्पण में, तो अगर हम ऐसे खड़े हैं ना तो फोटो भी ऐसा ही बनेगा। ऐसा नहीं कि मेरा पैर ऊपर और सर नीचे दिखाने लगेगा दर्पण में, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज तो उल्टा बनता है। वो क्या बनता है भाई, अगर मैं अपना राइट हैंड ऐसे ऊपर करूंगा ना तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि जैसे हमने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया है। तो ये पार्श्विक रूप से क्या बनता है, उल्टा बनता है। ये बाई नेचर है, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये दर्पण का नेचर है। ठीक है बच्चों, हाँ। और ये दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे हो। देखो, दर्पण के जितनी दूरी पर वस्तु को रखोगे उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये गुण है। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आज पढ़ना था। ठीक है बच्चों, हाँ। और एक बार सभी लोग मिलकर के वीडियो को लाइक कर देंगे। सब लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग मैथ करेंगे एक चैप्टर, फिर हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, फिर मैथ करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे, फिर मैथ करेंगे। इस तरीके से चलते रहेगा। और जब एग्जाम नजदीक आएगा तब हम लोग सोशल साइंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक, हाँ जी। अब आइए, हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पण। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक सतह को क्या कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है, रजतित कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है भाई, खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसके एक साइड को क्या कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है। ठीक, जैसे देखिए आपके पास ये एक खोखला गोला दे दिया जाए, ठीक है, और इसको इस तरीके से आप कट कर दोगे तो ये वाला जो टुकड़ा है ना, इसी टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। बस थोड़ा सा इसमें काम करना होगा, आप इसको एक साइड से इस तरीके से कलर कर दें। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपके सामने एक दर्पण तैयार हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बंदे ने ऐसे कट किया तो ये वाला जो टुकड़ा है मैं इसे यहां पे बना दे रहा हूं, ये रहा टुकड़ा। ठीक है बच्चों, हाँ, इसे आप ऐसे कलर कर दीजिए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो दर्पण है ना, इसके दो सतह हैं। ठीक है बच्चों, कितने सतह, दो सतह। एक तो ये वाला जिधर हमने कलर किया है, इसको क्या कहते हैं, रजतित सतह। क्या बोलते हैं बच्चों, रजतित सतह। इधर अगर लाइट आए तो उसका परावर्तन नहीं होगा। ठीक, और एक है इस तरफ चिकना वाला, इसे बोलते हैं परावर्तक सतह। कौन सा बोलते हैं बच्चों, परावर्तक सतह। बात समझ में आ रहा है, जिस तरफ कलर किया हुआ है वो रजतित सतह है, और जिस तरफ कलर नहीं किया हुआ है वो कौन सा सतह है, परावर्तक सतह है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो दो तरह के हमने दर्पण बनाए हैं, मतलब ये वाला दर्पण और ये वाला दर्पण, दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है भाई, तो इसका जो परावर्तक सतह है ना वो थोड़ा सा ऐसे बाहर की ओर उभरा हुआ है, यानी ऐसा लगता है जैसे इसका पेट निकला हुआ है, और इसका जो परावर्तक सतह ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, ऐसा लगता है कि इसका पेट धंसा हुआ है। तो परावर्तक सतह के आधार पर हम लोग गोलीय दर्पण को दो हिस्से में बांटते हैं। कितने हिस्से में,
दो हिस्से में। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी, तो कौन कौन सा? इस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। कौन सा दर्पण बच्चों? उत्तल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण के प्रकार जब आप लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इस तरीके से लिखना तुम लोग। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं गोलीय दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण देने के बाद इस तरीके से दो तीर बनाना, यहां पर लिखना अवतल और यहां पर लिखना उत्तल। ये दो प्रकार के आपके सामने दर्पण हो गए। यहां पे डायग्राम भी बना देना उत्तल और अवतल का। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ध्यान से सुनिएगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक सतह क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो इसका क्या होगा, कैसे लिखोगे कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहे उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है बच्चों, सही है? सभी को समझ में आ रहा है ना? तो अगर मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें सारे के सारे और लिखा दीजिए। अरे तुम लोग अगर लिखवाने लगो तो बहुत टाइम लगेगा भाई, टाइम नहीं लगेगा क्या? अच्छा क्या कहते हो तुम लोग, मतलब लिखना चाहोगे? अगर लिखना चाहोगे तो मुझे लिखवाने में कोई हर्ज नहीं है, तुम लोगों का ही इंटरनेट जाएगा, डेटा जाएगा। मैं बोल रहा हूं लिखवा भी सकता हूं भाई, लिखवा दूं? चलो ठीक है, हेडिंग डालो गोलीय दर्पण। चलो हेडिंग डालो, थोड़ा सा फास्ट लिखना, ठीक है? हेडिंग डालो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, उसमें लिखना गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक सतह को, जिसके एक सतह को रंग दिया जाता है। अपने जवान में लिखेंगे, बिल्कुल अपनी भाषा में। नहीं नहीं लिखवाना है ना? देखो बच्चे कह रहे हैं कि नो सर लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है सर, है ना? क्या मतलब तुम लोग बच्चों जैसा हरकत कर रहे हो भाई, लिखवा दीजिए। मतलब माथे से एकदम ये हो, पैदल हो, सुन लेंगे से याद हो जाएगा। थोड़ा सा इस पे जोर डालो भाई, इसको ले जाके करना क्या, अचार डालोगे इसका? नहीं ना, तो इसका इस्तेमाल करो, ऊपर वाले ने दिया है, जम के इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा जोर डालेंगे, काम करेगा, मशीन दौड़ेगा। से रखे रखे खराब हो जाएगा, है ना? हाँ, बस इसमें क्या है, इसमें क्या लिखना है? परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला रहे उत्तल, परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहे अवतल। लो यही तो बोल रहा हूं, है ना? और फोटो आप लोग खींच ही लेते हो, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है ही है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, परावर्तक सतह के आधार पर हो रहा है। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, अब बात करते हैं कि गोलीय दर्पण के क्या क्या भाग होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो गोलीय दर्पण है ये एक गोला का भाग था, है ना? तो गोला का तो केंद्र भी होता है, तो ये रहा केंद्र। तो इसका अगर हम ये देखें, ये अगर अपना गोला कंप्लीट करे तो कैसे कंप्लीट करेगा? ऐसे ही कंप्लीट करेगा ना। तो इसका केंद्र, इस गोले का केंद्र कहां होगा? यहां कहीं होगा। मैं ऐसा करता हूं, मिटा देता हूं, मैं समझ रहा हूं हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों आप लोग, और वीडियो को शेयर करते रहना। अब देखिए, ये जो उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है उसको साइड बाय साइड में यहां पे ये करता हूं, इस तरफ रखता हूं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कैसा होता है भाई? तो ऐसा होता है। बहुत से बच्चों को देखता हूं ना कि अवतल दर्पण को ऐसा बनाएंगे, इतना ज्यादा झुका देंगे इसको कि भाई देखने में ही बेढंगा सा लगता है। खूब ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाना है, बस ऐसे हल्का सा बेंड करना है। ठीक है, हाँ। तो ये जो दर्पण है उसका बीच वाला भाग, दर्पण का मध्य भाग क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। अब देखो, ध्रुव का डेफिनेशन लिखवाना पड़ेगा क्या, कि दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पोल। इसलिए ध्रुव को हम लोग मतलब किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। ठीक है बच्चों,
ओके। अब देखो ये जो दर्पण है ना, ये कभी ना कभी किसी गोले का एक ये रहा था, हिस्सा रहा था। हमने कहा कि ये रहा वो वाला गोला जिसमें वो कभी अपना हिस्सा बनाए हुए था, ठीक है। इसमें से हम ऐसे काट करके इसको क्या किए हैं, अलग कर दिए हैं। तो गोला का केंद्र भी रहा होगा, तो ये रहा केंद्र, ठीक। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। चलो एक एक करके यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले हमने ध्रुव के बारे में लिखा, इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र की, कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्यान से सुनना, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे कि ये वाला जो अवतल दर्पण है वो इस खोखले गोले का भाग है, तो इस खोखले गोले का जो केंद्र है ना वो इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझ में आ गया। वक्रता केंद्र को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा भी नहीं, ठीक है। इसे हम लोग सी से दिखाते हैं। तो वक्रता केंद्र समझ में आ गया। अब मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक। और एक चीज और अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो अवतल दर्पण है उसका वक्रता केंद्र दर्पण से बाईं ओर होता है, ठीक। अगला जो टर्म यहां पे हमें डिफाइन करना है वो है मुख्य अक्ष। क्या है बच्चों, मुख्य, या तो प्रधान भी कहा जाता है इसको, प्रधान अक्ष। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चे। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, ध्यान रहे कौन सी रेखा, सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसे ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है। कुछ लोग सीधा सीधा क्या बोल देते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र को तो ये भी मिला रही है भाई, तो क्या इसको हम बोल दें मुख्य अक्ष, नहीं बोल सकते हैं, है ना। जो सरल रेखा है, सीधी रेखा है, सिर्फ उसी को बोलेंगे मुख्य अक्ष। ये ऐसे जो जिग जैग नागिन डांस करते हुए जा रहा है ना, उसे नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया। क्लास 11 का साइंस हिंदी एंड इंग्लिश में पढ़ाइएगा सर। हाँ जी बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ तो सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। हाँ ओके है ना, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो मुख्य अक्ष हो गया, ओके। अब जो अगला यहां पे टर्म है वो क्या है, वो है फोकस। क्या है बच्चे, फोकस। फोकस को इंग्लिश में भी फोकस ही कहते हैं, ठीक है। हाँ ओके। देखो ये रहा मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर माने इससे बराबर डिस्टेंस रखता हुआ अगर कोई किरण आए दर्पण पे पड़े, तो दर्पण का काम क्या है, प्रकाश की किरण का परावर्तन कर देना। तो वो क्या करेगा, इस किरण को परावर्तित कर देगा। तो परावर्तन के बाद ये क्या होगा, इस तरीके से ऐसे वापस लौट जाएगा, ठीक है। ओके, हमने कहा एक और किरण लेते हैं भाई, उसको देखते हैं कि वो क्या मतलब किस तरीके से आगे बढ़ता है। जरा सा पेन देख लूं, अगर कोई और कलर का मिल जाए तो। अब चल जाए, मिलने का तो मिल गया है। हमने एक और ये ले लिया, किरण लिया, इस तरीके से आया, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर था। तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये कैसे गया भाई, ये ऐसे गया, ऐसे। बात समझ में आ रही है। एक और बंदे ने क्या किया, उसने यहां से एक किरण लिया, मुख्य अक्ष के समांतर है, नीचे से है। तो दर्पण से जब परावर्तन हुआ तो ये कहां से गया, ऐसे गया। तो लोगों ने ध्यान से देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा अजीब सा हादसा हो रहा है। कौन सा भाई,
तो कह रहा है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है ना, वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, कहीं और नहीं। सारे के सारे जितने भी किरण आ रहे हैं परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के इसी बिंदु पर जाके मिल रहे हैं। ठीक है, तो लोगों ने कहा अच्छी बात है भाई, तो इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं। तो उसको क्या नाम दे दिया गया? फोकस नाम दे दिया गया। ठीक, तो अब इसका डेफिनेशन सुन लो। डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से सुनना, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? सही है ना बच्चों? एक बार और ध्यान से सुनो। मुख्य अक्ष के समांतर, यहां देखो ना, मुख्य अक्ष के समांतर, ये सारे समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं और उसे बड़ा वाला एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। कैसे निरूपित करते हैं बच्चों? बड़े एफ के द्वारा निरूपित करते हैं। आ गया समझ में? समझ में आ गया तो एक लाइक ठोको जल्दी से फटाफट से। ठीक है, ये हो गया हमारा फोकस। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर, TURE, वक्रता त्रिज्या। तो ध्यान से सुनना, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या न्यूनतम दूरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, सॉरी, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया? इसे हम लोग किसके जरिए दिखाते हैं भाई? तो आर के जरिए दिखाते हैं। कुछ लोग इसे बड़ा वाला आर लिखते हैं, कुछ लोग इसे छोटा वाला आर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर लोग बड़ा वाला आर ही लिखते हैं। अगला जो हमारे पास पद है उसे कहा जाता है फोकस दूरी। क्या कहते हैं बच्चों? फोकस दूरी। ये सबका ना नोट्स बनाना आप लोग, ठीक है? इंग्लिश में से फोकल लेंथ कहते हैं। नोट्स बनाना और मेरे पास भेजना, मैं चेक करके बताऊंगा कि हाँ आपने सही बनाया है गलत बनाया है। ठीक है, हाँ। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस को बड़ा वाला फोकस बिंदु जो है उसे बड़ा एफ से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो दूरी है इसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यहां से जो यहां तक की दूरी है ना, यहां से यहां, इसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। ओके, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहा हमारे सामने, जो भी इसके छोटे छोटे पद थे वो हम लोगों ने देख लिया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेना बच्चों जल्दी से। अरे भाई, हाँ जी। जिस बच्चे को भी थोड़ा सा भी दिक्कत है वो एक काम करे, इसको दोबारा देख ले, ये वीडियो हमेशा के लिए अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मैं मिटा देता हूं। ये अवतल दर्पण के लिए था, उत्तल दर्पण के लिए भी सेम ही होता है, सब कुछ, सब कुछ सेम होता है। सबका डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखोगे और जैसा मैंने बोला है ना बिल्कुल वैसा ही लिखोगे। आइए थोड़ा सा उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं। कौन सा दर्पण है भाई? उत्तल दर्पण। ओके, तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से इसको कलर कर देते हैं ना, ऐसे, हाँ, ऐसे कलर कर दिया। ठीक। अच्छा, अगर ये गोले को कंप्लीट किया जाए, जिस गोले का ये भाग रहा था, तो ऐसा गोला बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? ध्यान से देखो तो, बनेगा ना। तो इस गोले का केंद्र कहां रहा होगा? यहां पे रहा होगा। यानी कि इस दर्पण का, अच्छा, इस गोले का जो केंद्र है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे, कहेंगे ना बच्चों। यानी कि इसका उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण से दाईं ओर है। याद रखना, कहां है? दर्पण से दाईं ओर। अवतल दर्पण का कहां था? दर्पण से बाईं ओर। ठीक है। हाँ, तो अब मैं इसे मिटा देता हूं। हाँ जी, मुझे बस यही दिखाना था। तो ये रहा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हम लोगों ने देख लिया, इसका लिख देते हैं जी, वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों। ये इसका मध्य बिंदु है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पोल कहेंगे, ध्रुव। ठीक। अच्छा, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। तो मुख्य अक्ष भी समझ में आ गया कि ध्रुव और मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, भूलना नहीं है। वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली सरल रेखा है उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद क्या है भाई? तो अब देखो, हम वस्तु को, अगर मान लीजिए कि हमें फोटो बनाना है, तो वस्तु कहां रखोगे? इधर रखोगे। इधर रखोगे तो इधर तो पेंट किया हुआ है, तुम्हारा फोटो ही नहीं दिखेगा भाई। तो हम लोग वस्तु को हमेशा इस तरफ रखते हैं जिसका फोटो बनाना होता है। तो ये मुख्य अक्ष को ना हम इस तरफ भी ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक। हाँ, ऐसा हो गया हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो, यहां जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है इस तरीके से। तो दर्पण से परावर्तन होगा, होगा या नहीं होगा? बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ जी, तो दर्पण से परावर्तन होगा। तो परावर्तन ऐसे होता है, ऐसे, ऐसे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सीधा परावर्तन होता है। ऐसे हुआ। ठीक। अच्छा, तो ऐसा लगा देखने वाले को कि ये वाला जो किरण है ना वो कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, यहां से। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप लोग समझ जाइएगा, बाद में एक टर्म आएगा उसके वजह से समझ जाइएगा छोटा क्यों किया। तो देखने वाले को ऐसा लग रहा है बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वाली जो किरण है यहां से, यहाँ पे कोई अपना आंख लगा के देखे तो उसको कैसा लगेगा? उसको ऐसा लगेगा कि ये किरण कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। अच्छा, एक और बंदे ने कहा कि चलो एक किरण और लेते हैं, क्या जाता है? तो ये मुख अक्ष के समांतर एक और किरण लिया, तो इसका भी दर्पण से परावर्तन हुआ। कैसे हुआ भाई? तो ऐसे हुआ। ये मैं ऐसे बना रहा हूं परावर्तन, अब दिखा रहा हूं, ये हुआ परावर्तन। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, नीचे से भी दिखा सकते हैं, नीचे से भी दिखा सकते हैं। ये देखो, मुख अक्ष के समांतर एक किरण लिया तो इसका परावर्तन होगा। तो कैसे हुआ परावर्तन भाई? ऐसे हुआ, ऐसे। तो एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ये नोटिस किया होगा कि परावर्तन के बाद जितने भी ये किरण बाहर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रहे हैं, है ना? हाँ। तो क्या लिखेंगे? यही वाला बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फोकस। ओके, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को, उस दर्पण का फोकस कहते हैं। बात समझ में आया? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो उस बिंदु को, उस दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग है, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग है। सही है? ये कौन है भाई? 483 मार्क्स लाया आपके क्लास से, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। अब इन लोगों को लाने दो, है ना? आपका टाइम गया बच्चे, अब कब तक यहां पे आकर के कहते रहोगे? ओके है। अपर्चर क्या होता है बताते हैं? थोड़ा सा सांस लेने दो, थक गए।
और पढ़ोगे, और पढ़ोगे या छोड़ दिया जाए? 90 प्लस जाओगे, 490 प्लस, क्या बात है, जरूर जाइए। मेरी तो यही शुभकामना है भाई कि आप लोग जरूर जाएं। थोड़ा सा और कर लेते हैं, है ना? कम से कम 40 मिनट का क्लास तो रखते ही है। वैसे एक बात मैं बता दूं, अगर आप कहीं भी ऑफलाइन पढ़ो, वहां का 1.5 घंटा पढ़ना और ये वाला जो ऑनलाइन एसआर क्लासेस का है, इसका 40 से 45 मिनट पढ़ना बराबर कर जाएगा, ठीक है? क्योंकि ना मैं टाइम बर्बाद नहीं करता, और अपने यहाँ कोचिंग में भी जो पढ़ाता हूँ ना ऑफलाइन, वहां भी मेरा यही हाल है। हमारे यहाँ और भी कोचिंग है, तकरीबन 2 घंटा पढ़ाता है, कोई 2.5 घंटा पढ़ाता है। मैं 45 मिनट से लेकर के 1 आवर तक पढ़ाता हूँ, और मेरा कोर्स सबसे आगे भी होता है। ठीक है, ओके जी। सलोनी प्रजापति जरूर लाइए आप, 95 प्लस लाना है, बहुत अच्छे। हाँ जी, अब मिटा दो इसे, कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है ना? फोकस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक? हाँ जी, अब मैं इसे मिटा देता हूं। कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगेंगे पहले चैप्टर को समाप्त होने में, तो आप लोग मन से एकदम बढ़िया से पढ़िए, और फिर अगले बार हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ओहो, द्वारक क्या होता है? ये लो, ये वाला जो है ना, ये वाली जो चौड़ाई है, इसी को द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, ठीक है? ये तो भूल ही गया था। ये वाला यहां से लेके यहां तक का जो लंबाई होता है, सीधी लंबाई, है ना? ये टेढ़ी वाली नहीं, टेढ़ी वाली तो ज्यादा हो जाएगी, सीधी लंबाई, उसी को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक? हाँ, तो गोलीय दर्पण पढ़ा दिया, ये सारे छोटे छोटे चीज जो ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, प्रधान या मुख्य अक्ष है, सब कुछ पढ़ा दिया, फोकस दूरी पढ़ा दिया, ये सब कुछ पढ़ा दिया। अब हम लोगों को पढ़ना है बच्चों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या मैं पढ़ा दूं अभी? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग जरूर इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, पढ़ा दूं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। आइए हेडिंग डाल लेना, आप लोग ध्यान से सीख लेना बच्चों, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, है ना? एफ और आर में संबंध, ये क्या संबंध होता है हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए प्रूफ करेंगे, उत्तल के लिए भी वही होता है, ठीक? और आप लोगों को मैं एक डायग्राम बनाते बनाते एक इंटरेस्टिंग सा कहानी बताता हूं। जब मैंने चैनल खोला था अपना ये, तो मेरे वीडियोस को कोई पूछता नहीं था, कोई नहीं पूछता था, और तब ये अकेला बेचारा वीडियो था जो दिन के 10 या 12 व्यूज लेके आता था और मेरी हिम्मत को बनाए रखता था। हाँ जी, मेरा ये वीडियो मतलब बहुत दिल के करीब है जो मैंने बनाया था पहले। तो ये मैंने एक अवतल दर्पण बना दिया, ये रहा अवतल दर्पण, ठीक? ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है बच्चों? मुख्य अक्ष हो गया, ये P हो गया, ठीक है? ये यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है, F है, ठीक? एक प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से आई है, ठीक है? प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से आई, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं फोकस का डेफिनेशन ही यही होता है। तो ये परावर्तन के बाद इस तरीके से फोकस से चली गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें अभिलंब खींचना है। अभिलंब कैसे खिंचाता है भाई, तो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना करके जो खींचा गया रेखा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है? तो ये देखो, ये हमारा यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री होता है, ठीक? तो अभी आप क्लास 10th में ही आप पढ़ोगे आगे चल करके कि किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो खींचा गया ऐसे सीधा रेखा है ना, ये कितना परिधि पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये सब कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो वृत्त का केंद्र ये जो है, ये जो वृत्त है
तो उसका केंद्र यही था ना, ये जिस वृत्त का हिस्सा है उसका केंद्र तो यही है। तो यहां से अगर परिधि पर हम लोग सीधा लाइन खींच दें तो वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं इस तरीके से, ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो देखो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अच्छा, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण के साथ अभिलंब जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण के साथ जो अभिलंब कोण बनाता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हो गया आई और ये हो गया आर। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना? अच्छा, आपका नेक्स्ट वीडियो भी है, तो आज के लिए यहीं पे रखें क्या इसको? वैसे मुझे भी लगता है कि थक से गए होंगे आप लोग, तो इसको मैं कल कर दूं, इसको कल कर देते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, इसको कल कर देता हूं फ्रेश के साथ, थक गए होंगे आप लोग भी, इतना कमेंट करते हो फिजूल का, तो चलो इसको मैं कल प्रूफ कर देता हूं। ठीक है, 2 से 3 दिन और चलेगा। कौन है भाई, एक सेकेंड रुक जाओ, आप मुझे बताओ, कोई अगर कुछ बोलता है तो आप उसको कमेंट मत करो, वरना उन लोगों के ना ये थोड़े से बढ़ जाते हैं। उन ऐसे लोगों को मुझे बता दिया करना, मैं उसको ये कर देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। वैसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए ये। तो बालाजी, हु इज बालाजी हेयर, कहाँ पे है वो तो दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो ऐसा करो बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक मैं एक काम करता हूँ, कोई बालाजी है उसे मैं बाहर निकालता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे सब्सक्राइबर मैं बोलता भले ही हूँ कि सब्सक्राइब कर देना, लेकिन तब बोल रहा हूँ जब 100 के सब्सक्राइबर हो गया था, उससे पहले मैं नहीं बोलता था, पता है आप लोगों को, ताकि लोगों को ये ना लगे कि सर सब्सक्राइबर के लिए पढ़ाते हैं। और अब मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि सर में घमंड आ गया है, बोलते ही नहीं है, है ना? तो है ही नहीं भाई। चलो ठीक, फिर कभी मिल जाएगा मुझे तो उसे मैं बाहर कर दूंगा, मुझे दिख नहीं रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नंबर मेरा है, नोट्स कैसे भेजोगे, तो इस नंबर पे मेरे पास भेजना जो भी आप बनाते हो, 8860698979। जो भी बच्चे जो टॉपर है ना, या जो टॉपर बनना चाहते हैं, वो अभी से लग जाते हैं। ठीक है, हाँ, अभी से लग जाइए, आपकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम जाते जाते आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि वहां पे ये होता है ना कि सर टाइम टेबल बता दो, टाइम टेबल बता दो, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप लोग कर लोगे। अभी लाइव होगा, हाँ जी बिल्कुल, 15 मिनट के बाद आ रहा हूँ लाइव 8 बजे से। वो जिनका एग्जाम है उत्तर प्रदेश झारखंड, उन बच्चों के लिए आ रहा हूँ। तो आप लोग अब जाइए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो। 500 लाइक्स नहीं पहुंचाए आज आप लोगों ने, ओहो। चलो चलो, जिन्होंने नहीं किया जल्दी करो और दफाओ लो। चलो, मैथ कब से पढ़ाएंगे, इसके खत्म होने के बाद मैथ पढ़ाएंगे। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और निकलो। चलिए, हाँ जी, 8 बजे होगा, 8 बजे होगा, बिल्कुल होगा। अभी नहीं करेंगे, अब ये वाला चीज अब कल करेंगे। 2022 का पढ़ा रहा हूं ये, हाँ। चलिए।